नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमटेक पे। दोस्तों, मैं अजय कुमार, आपका दोस्त, आज आपको विशेष विषय के ऊपर जानकारी देने के लिए इस YouTube के माध्यम से एक लाइव इंटरेक्टिव वीडियो देने जा रहा हूं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर रहता है, पेपर 1, उसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य रहते हैं वो रहता है हमारा कि क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम आउट किया जाए, किस तरह से हम जो सिलेबस है उसको एक विद इन टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर सके और अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नेट जिस तरह की रिक्वायरमेंट चाहता है एक स्टूडेंट से, उसके लिए उसके अनुरूप हम तैयारी कर सके। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते। पेपर 1 जो है वो काफ़ी क्रिटिकल पेपर रहता है और ये एक कॉग्निटिव डोमेन्स के अंदर इसको आप समझ सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी इंटेलेक्ट और स्किल्स ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि पेपर 1 का जो सिलेबस है, पेपर 1 में अगर देखें तो जो पेपर 1 है वो 10 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें कि आपका सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड है, फिर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रीहेंशन है, कम्युनिकेशन है और मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। लॉजिकल रीजनिंग वाला चैप्टर है, डाटा इंटरप्रिटेशन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी फैक्चुअल भी है और साथ ही साथ इसमें अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप सभी को। इस जो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक है इसको कवर करने में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, तब जाके आप इस सेक्शन को क्लियरली समझ सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये 10 सेक्शन है और इन 10 सेक्शन को जब हम पढ़ते हैं, जब हम इन 10 सेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, तब जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। केवल मात्र इन 10 सेक्शन को पढ़ने से ही हम ये पेपर कंप्लीट नहीं समझ सकते। इसमें हमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी होती है। जैसे जैसे हम इस सिलेबस के सब कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होनी शुरू हो जाती है। तो आज मैं स्पेसिफिकली पहले चैप्टर को और पहले यूनिट को यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ और साथ ही साथ इसको हम आज अंडरस्टैंड करेंगे कि जो पहला टॉपिक है दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को किस तरह से एक सिस्टमैटिक वे में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सिस्टमैटिक वे से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें एक क्रिटिकल इवेल्युएशन और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टीचिंग है, टीचिंग की अगर हम परिभाषा की बात करें तो टीचिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरिस्ट के अनुसार टीचिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम इसको समझे तो टीचिंग का मतलब क्या होना चाहिए लेमैन लैंग्वेज में, उसको आप समझिए। जो टीचिंग होती है, टीचिंग इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलती है और लगातार होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और ये प्रक्रिया क्यों की जाती है, टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, किसी भी तरह का आप विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, तो वहाँ पर आप उसके बिहेवियर, उसके मेंटल एटीट्यूड, उसकी सोच और समझ और उसके ज्ञान के ऊपर अपनी भाषा से, अपनी ज्ञान से और अपनी शिक्षा से आप प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं और ये एक टीचिंग का महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। टीचिंग 2 तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपरली कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती। बट आपको इसके लिए ज़रूरी है कि जो ये मैंने आपको अभी परिभाषा दी है, इसमें आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो टीचिंग है वो क्या है। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस which makes change in the behavior of the persons to whom you are interacting in any space। स्पेस का मतलब यहाँ पर मेरा क्या कि आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी क्लासरूम के अंदर ही पढ़ा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ों को मैं साथ साथ लेके चला हुआ। इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों टीचिंग को ये परिभाषा परिपूर्ण करती है। इसमें अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी आप किसी ना किसी पर्सन को अपनी लैंग्वेज से, अपने स्टडी मटेरियल से और जो भी आपकी एजुकेशन है उसके हिसाब से इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
और अगर आप कहीं पे इनफॉर्मली भी बातचीत कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट के अंदर आप किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स को देखा जाएगा और उसके हिसाब से ही आपकी बात को सुना समझा जाएगा और इवेलुएट किया जाएगा और फर्दर उसमें परसेप्शन तैयार की जाएगी, हाइपोथेसिस तैयार की जाएगी और उसके हिसाब से ही क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप की जा सकती है। तो ये दोनों चीज़ों को कंप्लीट करती है जो मैंने परिभाषा दी है आपको, ठीक है। तो ये टीचिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। बट जो हेलेन कैल्डिकॉट कंसिडर टीचिंग और टीचर एज द इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड टीचर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, जब हम टीचर की बात करते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट की इसमें हम बात करते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट की हम डेवलपमेंट कैसे कर सके हैं और उसको एक प्रॉपर सिविलाइज्ड पर्सन के रूप में उसको कैसे तैयार किया जा सके। उसके जो मेंटल एटीट्यूड है, उसके जो करैक्टर है, बिहेवियर है, उसमें किस तरह का परिवर्तन एक टीचर ला सकता है ताकि वो समाज के या सोसाइटी के, जिस भी सोसाइटी के अंदर वो रह रहा है, उसके फ्यूचर में उसमें डेवलपमेंट में काम आ सके या समाज में परिवर्तन के लिए वो अपनी भूमिका निभा सके। उसके बाद आती है, अगर देखें तो इसमें 2-3 जो डेफिनेशनें दी गई है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि पहली जो डेफिनेशन है दैट इज एडमंड एमिडसन की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि टीचिंग इज डिफाइंड एज द इंटरेक्टिव प्रोसेस प्राइमरली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक। ठीक है, जो टीचिंग है वो क्या है कि इंटरेक्टिव फेज है, इंटरेक्शन है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, जिसमें कि हमारे साथ क्लासरूम की टॉक प्राइमरली फेज आता है। यानी कि जब आप किसी कक्षा के अंदर बैठते हैं तो वहां पर आप अपने विषय के स्तर पर बच्चों के साथ बातचीत करते हैं और बच्चे जो चीज़ें उनको समझ आ जाती है उसको वो समझते हैं, लेकिन जो चीज़ें उसमें समझ नहीं आती है उसके ऊपर वो प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन डेवलप होता है। ठीक है, विच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड पीपल्स एंड अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन डेफिनेट एक्टिविटी। ये एडमंड के अनुसार डेफिनेशन है। दूसरी क्लर्क के अनुसार डेफिनेशन है टीचिंग प्रोसेस इज डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस चेंज इन द स्टूडेंट बिहेवियर। जो टीचिंग है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाने का एक प्रोसेस है, जो कि मैंने पहले ही आपको फर्स्ट डेफिनेशन में जो मैंने आपको मीनिंग बताया था उसमें ही क्लियर कर दिया कि टीचिंग इज द कंटिन्यूइंग प्रोसेस और प्रोसीजर टू मेक change in the behavior of a person to whom you are interacting in any space। ठीक है, तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई। इसके बाद आती है कि टीचिंग नीड्स 3 क्वालिटी। जब एक टीचर पढ़ाने जाता है किसी क्लासरूम के अंदर, उसके पास 3 तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट इज नॉलेज, कि वो जो अध्यापक है उसकी खुद की नॉलेज क्या है, क्या वो जो पढ़ा रहा है या किसी कक्षा के अंदर जब वो पढ़ाने बैठा है क्या उसके पास उस सिलेबस की नॉलेज है, जो भी वो लेक्चर डिलीवर कर रहा है क्या वो उसको एडिक्वेटली परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर उसकी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा उसका कम्युनिकेशन स्किल, कि वो किस तरह का कम्युनिकेशन स्किल रखता है, कि ऐसा ना हो कि जो वो टीचर या कक्षा के अंदर जो भी प्रेजेंट उसने करना है या प्रेजेंटेशन देनी है, जिस भी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है एक अध्यापक ने, उसको प्रॉपरली परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हो और बच्चे उसकी लैंग्वेज को एडिक्वेटली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो दैट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। जो कम्युनिकेशन स्किल है एक अध्यापक का वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। उसके बाद उसका एप्टीट्यूड, किस तरह का एटीट्यूड है उसका, किस तरह की वो अपनी पर्सनैलिटी को बनाए हुए है, किस तरह से वो प्रॉपर इंटरेक्शन दे रहा है बच्चों के लिए। ठीक है, क्या वो 2 वे कम्युनिकेशन को यूज कर रहा है या डेमोक्रेटिक नेचर का पर्सन है या नहीं है, कि अदरवाइज किस तरह का हो सकता है, अथॉरिटेरियन पर्सन भी हो सकता है, जहां पर वो अपने जो टॉपिक है, जो सब कंटेंट उसने तैयार किया है स्टडी मटेरियल का, उसको वो बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश करे। बच्चों का जो सवाल है उसके ऊपर वो विशेष रूप से कोई महत्वपूर्ण ध्यान ना दे। ठीक है, जो बच्चों के क्वेश्चन है क्लासरूम के अंदर उसके ऊपर वो जवाब ना दे या उनको कल या परसों के लिए टाल दे, प्रोकास्टिनेशन कर दे। ठीक है,
तो जो एक अध्यापक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक तो उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा उसका बढ़िया सा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। तो ये 3 क्वालिटी जो टीचर के लिए है मस्ट एसेंशियल क्वालिटी मानी जाती है। उसके बाद आते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई वी नीड टीचिंग। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल्स टू लर्नर टू मेक हिम मोर इंटरेक्टिव इन फर्दर लर्निंग स्किल्स। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, मोल्ड एंड शेप लर्नर, जो लर्नर होगा उसके बिहेवियर को चेंज करें। तो टीचिंग का प्रोसेस और टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो अकम्प्लिश माने जाएंगे और माने जा सकते हैं। उसके साथ ही नरिश द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ लर्निंग, जब भी बच्चों को ज़रूरत पड़े एक अध्यापक की तो वो बच्चों के लिए अवेलेबल हो और उनके बिहेवियर, उनके नीड्स को वो फुलफिल करता हो। तो ये हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद है इनकलकेट वैल्यूज, मॉरल, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें भी होनी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कि इट शुड डेवलप द सेंस ऑफ सॉलिडिटी, ब्रदरहुड एंड कॉपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स टू मेक अ वाइज एंड स्टेबल सोसाइटी इन फ्यूचर। तो ये हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद है लेवल्स ऑफ टीचिंग। जब हम लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो 3 तरह के हम लेवल की बात करते हैं। फर्स्ट इज मेमोरी लेवल, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड इज रिफ्लेक्टिंग लेवल। और तीनों को जो प्रोपोनेंट्स हैं कि कौन कौन है, किन किनों ने इस लेवल को डिफाइन करने में अपना योगदान दिया। तो फर्स्ट जो मेमोरी लेवल है, memory level given by Herbert, understanding level given by Morrison and reflective level given by Hunt। और इनके क्या विचार है इसके ऊपर वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो हर्बर्ट का जो मेन फोकस था, ठीक है, कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मेमोरी लेवल है, तो मेमोरी लेवल में क्या होता है कि बच्चा पहले मेमोराइज करता है, उसको फोर्स किया जाता है फोर्सफुली कि वो रिमेंबर करे एवरीथिंग। जो भी सपोज करो कि अभी मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ और मैं आपको फोर्सफुली इन्वॉल्व करूँ अपने इस लेक्चर में कि आप इसको समझे, सुने और इससे जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ की नोट्स तैयार करें। तो ये क्या हो गया, आपका मेमोरी लेवल हो गया, क्योंकि आपको प्रेशराइज किया गया, आपको फोर्स किया गया है कि आप इसको सीखे जो भी आपको यहाँ से पढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद दूसरा जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसमें आप क्या है कि मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट करनी शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ बाय डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट ऑफ द टॉपिक। ठीक है, जब आपकी किसी सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी हो जाती है, आप किसी टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं, जैसे अब सपोज करो कि बचपन से ही बच्चे को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ग्रामर पढ़ाया जाता है, तो उसका क्या एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उसके ऊपर मास्टरी हो जाती है और उसको वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाते हैं। अगर उसको हल्की सी उसके ऊपर रिफ्लेक्शन दी जाए तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है कि कॉन्सेप्ट क्या था। उसके बाद आती है अंडरस्टैंडिंग के बाद रिफ्लेक्टिंग लेवल, तीसरा लेवल। उसमें क्या आता है, यूज ऑफ नॉलेज, जो उसकी पर्सनल नॉलेज उसने अभी तक गेन की है उसका वो यूज करता है। साथ ही साथ उसमें वो प्रीमाइसिस और हाइपोथेसिस बना के क्रिटिकल थिंकिंग के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम भी करता है। तो ये होगी हमारी कौन सी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 तरह के लेवल हमने पढ़े। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें थॉटफुल क्या रहेगा। जो मेमोरी लेवल है उसमें थॉटलेस होता है बच्चा, जब भी वो किसी कक्षा के अंदर बैठता है तो उसको किसी भी तरह के विषय के ऊपर कोई खास नॉलेज नहीं होती। वो एज इट जैसा टीचर पढ़ा रहा है उसको समझने की कोशिश करता है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मेमोरी लेवल कहलाएगा। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है तो बच्चे को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके एक अपने विचार बनने शुरू हो जाते हैं उस टॉपिक के ऊपर, और वो अपने विचारों को अध्यापक के साथ साझा करने के लिए तैयार रहता है और वो उसके ऊपर अपनी चर्चा भी करना पसंद करता है। उसके बाद जो रिफ्लेक्टिंग लेवल है उसमें हाईली थॉटफुल हो जाता है, वो काफ़ी क्रिटिकल
तरह से अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाहता है और साथ ही साथ अपने जो विषय है उसके ऊपर अलग अलग तरह के प्रेमाइसेस तैयार करके अलग अलग तरह की क्रिटिकल इवैल्यूएशन तैयार करता है और अपनी एक प्रॉपर काइंड्स ऑफ रिसर्च डेवलप करता है। तो ये हमारी क्या है, उसमें आती है रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग में। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा और हल्की सी इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पार्ट कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। योर कमेंट्स आर वेलकम्ड और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको फर्दर और मोर बेटर तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।